जब मेघालय बना 1971 में तो एक ऑप्शन दिया गया था यूनाइटेड विकीर एंड एनसीएच, आप लोग का निर्णय क्या है मेघालय में ज्वाइन करना। व्यक्ति हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी के साथ हमारे स्वर्गीय जेबी हकजर जी का संपर्क कैसा था। बोडो साहित्य सभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट एनसी हिल्स से स्वर्गीय जयभद्र हकजर था और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वो भी एनसी हिल्स से स्वर्गीय सोनाराम थाउसेन था। ये दोनों मिलके 1958 ना 57 तक दोनों ये संभालते रहा। 8 टर्म्स हाँ प्रेसिडेंट था और स्वर्गीय सोनाराम थाउसेन भी एक साथ ही था। स्वर्गीय श्री जेबी हकजर जी सिर्फ हमारे स्टेट लेवल का ही लीडर नहीं थे, वो डिमासा समाज से और डिमा हसाओ जैसे एक छोटे सा डिस्ट्रिक्ट से जो है पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे भारत पे जो है पॉलिटिकली जो अपने स्टैंड को लेकर पहुंचे, पॉलिटिकली जो स्टैंड हुए थे, तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट एमपी थे जो डिमा हसाओ से चुने गए थे। नमस्कार, मैं हूं जैद नूनिसा। आज से हम बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम की द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। और ये बहुत सारे प्रोग्राम के बीच में आज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम का नाम है गेस्ट ऑफ द मंथ। इस प्रोग्राम पे हर महीना आपके सामने एक नया पर्सनैलिटी हम लेके आएंगे, जिसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स से हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर से हो सकता है, कोई मीडिया से भी हो सकता है, कोई डिमा हसाओ से भी हो सकता है, डिमा हसाओ के बाहर से भी हो सकता है, लेकिन डिमा हसाओ से जुड़ा हुआ इशू ही आपको सामने हम पेश करेंगे। और इस प्रोग्राम की मकसद जो है डिमा हसाओ का जो प्रॉब्लम्स है, जो इशू है, वो सब इशू को हम हाईलाइट करेंगे। जैसे हमारे जो मकसद है डिमा हसाओ का जो खबर, जो गांव का न्यूज़ शहर तक और शहर का न्यूज़ गांव तक, ये प्रोग्राम को वही हिसाब से हम तैयार करेंगे जहां पे गांव का लोगों को शहर का बारे में पता चले और शहर का लोगों को गांव के बारे में पता चले। और बहुत सारे पुराने बातें, कहीं अनकहीं बातें जो अभी का न्यू जनरेशन को पता नहीं है, इस बारे में उन लोगों को इस बारे में पता चलेगा। और आशा करते हैं इस प्रोग्राम को आप लोग सही तरह से सहयोग करेंगे और आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप लोगों का व्यूज ज़रूर देंगे, ताकि हमारे प्रोग्राम को हम और भी अपग्रेड कर सके। और इसी तरह आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ द मंथ इस प्रोग्राम पे पहला जो हमारा गेस्ट है, हमारे डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के माननीय एमएलए श्री बीबी हकजर जी, जो बीजेपी का बहुत एक सीनियर लीडर है। और आज की टॉपिक है उनके जो पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री जयभद्र हकजर जी का कुछ अनकही बातें आज कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। नमस्कार, मैं हूं जैद नूनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम यानी कि गेस्ट ऑफ द मंथ, एक स्पेशल प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है। और आज हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका जो इंट्रोडक्शन आपको देने का शायद ज़रूरत नहीं है, आप सभी इस वीडियो के जरिए आप सभी को पता चल जाएगा। फिर भी आपको बता दूं कि हमारे आज की स्पेशल आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की जो गेस्ट है वो है हमारे डिमा हसाओ जिले के माननीय एमएलए, जो उनके साथ साथ उनका जो हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री जो आप सभी को पता है, सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर ही नहीं, वो जो हमारे साथ जो है बीबी हकजर जी ऑनरेबल एमएलए, उनका जो पास्ट लाइफ हिस्ट्री जो है आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। और जो डिमा हसाओ का ही नहीं, सिर्फ असम का नहीं, पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में जो मशहूर एक समय का लीडर जिनका नाम सुनते ही हर किसी को पता था, उनके बारे में जानकारी होता था, वही एक ग्रेट फिगर जो है जयभद्र हकजर जी का बेटे हैं बीबी हकजर जी। आज हम वही जेबी हकजर यानी कि जयभद्र हकजर जी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़े हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, सबसे आपको एनडीएच में स्वागत करते हैं हम, आपके कीमती वक्त एनडीएच को देने के लिए सर। नमस्कार, धन्यवाद।
सर आज आपके साथ हम बात करेंगे आपके पिताजी की जो निजी जिंदगी को लेकर, कैसे वो रहे, किस तरह से अपने जिंदगी को शुरू कैसे की, वही आपसे जो लोगों को आज तक जो जानकारी नहीं है वही हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। सर सबसे पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी में जो जेबी हकजर, जो महान व्यक्ति जेबी हकजर जी जो है, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मेमोरीज जो आपको याद है जो लोगों को पता नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट, ऐसा कुछ मेमोरीज सर क्या आप शेयर करेंगे सर? ऐसा स्वर्गीय जयभद्र हकजर के बारे में, वो पिताजी के बारे में तो ऐसा स्पेशलिटी ऐसा कोई नहीं। वो तो हमेशा जो वहाँ जब वहाँ का जो माहौल जब था, एनसी हिल्स, अभी डिमा हसाओ वर्तमान में तो डिमा हसाओ नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले तो यूनाइटेड मैकेरियन एंड नॉर्थ कचार हिल्स का एनसी हिल्स से ही कॉमनली जाना जाता था। तो वहाँ फैमिली का जो वो था, पिताजी को बहुत कम समय दिया करता था फैमिली। वो समाज के काम में ज़्यादा वो इन्वॉल्व था। तो फैमिली का तरफ में तो स्वर्गीय मेरी माता जो है निरुपमा हकजर, वही सबको हमारा जितना फैमिली का है। लेकिन जबी हकजर का भी अवदान था, ऐसा नहीं है। जयभद्र हकजर भी काफ़ी हमें एडवाइस दिया करता था, पूछता था कि आज पढ़ाई कैसा हुआ, इस तरह की है। और एक चीज़ मुझे याद है, बहुत उनका बहुत सरल था उनका सोच विचार। तो हाफलॉन्ग से कुछ दूर वॉकिंग डिस्टेंस तो 10-12 किलोमीटर होगा, 10-12 माइल होगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ वो सवाल पे, लेकिन सर सबसे पहले आपको सवाल है कि एज ए फादर, एज ए आपके पिता हिसाब से जयभद्र हकजर जी कैसे था, और उसके बाद आपकी जिंदगी में आपके पिता हिसाब से आपको जो याद है, पहला एडवाइस क्या दिया था आपको? मुझे याद है जब मैं हाफलॉन्ग स्कूल में, स्कूल मतलब कॉन्वेंट स्कूल में जब मुझे एडमिशन हुआ था, तो कई एक हफ्ता बाद एडमिशन लेने के बाद वो मुझे कहा, देखो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो, वहाँ तो पढ़ाई ठीक से पढ़ना है, और सेकंड बात है, दूसरी बात है हैंड राइटिंग का वो उसमें बहुत प्रैक्टिस करना। मुझे अभी तक भी याद है, हैंड राइटिंग वो अच्छा होने होगा, खूब प्रैक्टिस करो हैंड राइटिंग में, और हैंड राइटिंग अगर अच्छा है तो तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा। ये अभी भी याद है। बिल्कुल सर, क्योंकि उस समय पे आज का जैसे कंप्यूटर का जमाना नहीं था, टाइपिंग वगैरह भी बहुत ही रेयर था, बहुत ही रेयर था, तो फिर राइटिंग का बहुत ही वैल्यू ज्यादा था सर। मुझे ये अभी भी बहुत बहुत स्पष्ट हिसाब से मुझे याद है कि हैंड राइटिंग और पढ़ाई दोनों एक साथ अच्छा होना। ठीक है सर, जो आपके पिताजी यानी कि महान व्यक्ति सिर्फ डिमा हसाओ का ही नहीं, पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट पे पॉपुलर थे जेबी हकजर जी, तो उनकी एज ए पॉलिटिकल लाइफ के बारे में मैक्सिमम लोगों को सर पता है, जितना लोगों को पता होना चाहिए उतना है, लेकिन सर पॉलिटिकल कैरियर को, लाइफ को छोड़कर भी जो उनकी पर्सनल लाइफ जो था, जहाँ कहाँ से जन्म हुए, कैसा कैसा वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी पे, थोड़ा बताएंगे? वैसे तो वो नानादीसा गांव में जन्म था 1914 में। तो
हालांकि मेरा जो दादाजी जो थे, माय ग्रैंडफादर, वो कभी वो मौजादार भी रहा था, बाद में स्वर्गीय जयभद्र हाजिर भी मौजादार रहा, लेकिन हालत तब जब पढ़ाई में करता था वो फिनेंशियल स्टेटस बहुत कमज़ोर था, फिर भी अनादिसा से हाफलम आना जाना करके पढ़ाई किया, एलपी पास किया, एमई पास किया। तब हाफलम में उसको मिशन स्कूल ऐसा भी जाना जाता था। एमई पास करने के बाद में हाई स्कूल नहीं था, तो मौखार हाई स्कूल में एडमिशन ले, वहाँ से मैट्रिक पास किया, फिर आईए पास किया पॉपी कॉलेज से, फिर ग्रेजुएशन उन्होंने किया, कंप्लीट किया है सिलेक्ट मानिकचंद कॉलेज में। तो कॉलेज पास करने के बाद में जो जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम के लिए उन्होंने एज असिस्टेंट जेलर तेजपुर में काम नौकरी किया था। तो लेकिन पब्लिक का जो डिमांड था वो आए, वो फिर वापस जाए, नौकरी छोड़ के, तो नौकरी को छोड़ के वो फिर हाफलम चला गया। हाफलम जाने के बाद मौजूदारी भी किया है और बाकी सामाजिक जो काम काज था उसमें पूरा जुड़ा हुआ, वहाँ वो पूरा इन्वॉल्व हो गया होल टाइम। उनका अर्ली लाइफ तो ये तो मैं खुद देखा नहीं है, लेकिन दैट इज दी स्टोरी जो हमें मालूम हुआ बाद में। फिर पॉलिटिकल लाइफ तो एक पार्टी फॉर्म किया है जो कांग्रेस पार्टी नहीं था, वो पार्टी का नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन द फर्स्ट पार्टी 1952 जनरल इलेक्शंस में उन्होंने वहाँ कॉन्टेस्ट किया है, विजयी भी प्राप्त हुआ है। फ्रॉम कांग्रेस पार्टी? नहीं, अलग पार्टी। अलग पार्टी। मेथी विष्णुराम मेधी चीफ मिनिस्टर को इनिशियली प्रारंभिक तौर में उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के हिसाब से उनको मिनिस्ट्री मिल गया है। तो आफ्टर दैट ही जॉइंड द कांग्रेस एनसी, देन ही बिकेम डेप्यूटी, तो फिर डेप्यूटी मिनिस्टर से उनको रखा गया ट्रांसपोर्ट एंड पीडब्ल्यूडी का। उस शिलोंग जाने के बाद मुझे उनका जो इमेज जो है, बाकी माय फादर एक जो तब से मुझे मालूम होने चला, क्योंकि हाफलम में भी रिजी काउंसिल जब शुरू हुआ था तो वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे कुछ टाइम के लिए, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तब मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे इतना याद नहीं। लेकिन शिलोंग आने के बाद मैं 5-6 साल को हो गया, तब से मुझे मालूम है। तो जब जेबी, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले बता दूं कि जो स्वर्गीय श्री जेबी हकजर जी यानी कि जयभद्र हकजर जी का जो अर्ली लाइफ, उनका करियर जो शुरू किया था, उन्होंने जो ग्रेजुएशन करने के लिए सिलेट के मानिकचंद कॉलेज से अपने विद्या प्राप्त किया है, दीवान मानिकचंद कॉलेज। तो आजकल की समय पर वो मानिकचंद कॉलेज जो है अभी का जो है बांग्लादेश पे मौजूद है, उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ था, तो अभी का समय वो एक अलग एक देश बन गया। तो कैसा इतना दूर जो है, आज भी बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश जाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है, आज की जमाने पर भी बहुत सारे पैसा का भी जरूरत होता है, जाना आना, वीजा वगैरह, बहुत सारा पासपोर्ट वगैरह का जरूरत होता है। लेकिन उस समय जहां पर
कम्युनिकेशन का भी काफी उस समय सुविधा नहीं था, तो फिर इतने दूर कैसे जाके पढ़ाई मतलब पढ़ाई करने के लिए कैसे जा पाए? देखिए, तब एक ट्रेन लाइन था, अभी भी है, लेकिन वो चालू नहीं है। करीमगंज से सुतारगंज एक ट्रेन लाइन था जो सिलेक्ट होके जाता था। वो एक ब्रिटिश का बनाया हुआ है, उधर से आना जाना का है। और दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था थ्रू डाउकी, शिलोंग डाउकी होके उधर से आना जाना का। बट डाउकी तो वो तो लैंड ट्रांसपोर्ट है, तब बस सर्विस ये इस तरह की जो सुविधाएं ही नहीं था। वो ज़्यादातर वो ट्रेन सर्विस ही लिया करता था। तो सिर्फ स्वर्गीय जयभद्र हागजर ही नहीं, और कई दिमासा लोग वहाँ पढ़ाई की, जैसा कि स्वर्गीय देशनदाव हो जाए, वो भी सिलेट में था। स्वर्गीय सूरज चंद दावलगुपु, वो भी सिलेट में पढ़ाई किया। तो वही ट्रेन से ही आना जाना है इनका, तब वही एक सुविधा था, वही व्यवस्था था, वो उसी के ही इन लोग ने उपलब्ध किया है पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तो सर, आपकी पिताजी का जो जिंदगी में जो लाइफ की जर्नी पे आपकी जो स्वर्गीय जो माताजी, स्वर्गीय श्रीमती जो आपकी जो माताजी है, उनकी कितना जो कंट्रीब्यूशन जो था, उनके साथ सपोर्ट, निरुपमा हकजर जी का जो सपोर्ट था जेबी हकजर जी का साथ पे, वो कैसा था? आपने बहुत अहम एक प्रश्न किया है। फैमिली का जो देख रेख, संभालना, सब कुछ वो स्वर्गीय निरुपमा हकजर ही सब संभालता था। स्वर्गीय जयभद्र हकजर हमेशा इतना सामाजिक कामकाज से वो जुड़ा हुआ था, फैमिली का तरफ में बहुत कम टाइम था। कुछ भी हो, जहाँ भी हो, अभी है यहाँ, अभी मायबाम चले जाते हैं, अभी है अभी गुंजुम चले जाते हैं। कभी कभी तो जब ट्रेन ही था तब तो ज़्यादा इतना लैंड सरफेस ट्रांसपोर्ट नहीं था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ट्रेन, कभी कभी तो पैदल भी जाता था माहौर तक। ऐसा उनका पॉलिटिकल लाइफ था। अपना गाड़ी तो नहीं थी, तब वहाँ अपना प्राइवेट निजा एक ट्रांसपोर्ट तो नहीं था। तो इस तरह की उनका जो मूवमेंट अभी भी मुझे याद है, ऐसा ही उनका पॉलिटिकल लाइफ और सामाजिक काम। आजकल तो इतना टाइम नहीं लगता है जहाँ भी जाने के लिए, हाफ लोग वापस आ जाता है जहाँ भी जाओ। तब ऐसा नहीं था, एक बार निकल गए तो निकल गया, एक दो दिन के लिए वो रुक गया कहीं जहाँ जाना था, और वहाँ से फिर कहीं और जाने पड़ता। ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोग्राम ऐसा नहीं था, पर्टिकुलरली जब वो सिर्फ एमएलए था। और स्टेट का जो काम है वहाँ भी बुलावा आता है, वहाँ भी वो जुड़ा हुआ था। तो उनका पहले जैसे आपने बताया है कि नॉर्थ ईस्टर्न का जो कुछ अफेयर्स था जहाँ ही वॉज इन्वॉल्व, एडवाइजरी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का वो वाइस चेयरमैन भी रहा। तो मिजोरम जाना होता है, अभी का मिजोरम नहीं, पहला तो मेघालय, पहला गारो हिल्स, शिलोंग, खासी हिल्स, जेंटे हिल्स का मूवमेंट ऐसा होते रहता था। तो घर में जैसा कि आपने कहा है, घर में वॉज वेरी डिवाइडेड उसका टाइम। ज़्यादातर
सोशल काम में या पॉलिटिकल के जो दौरान जहाँ जहाँ जाना होता है, और आपका वो भी है कि वो बोडो साहित्य सभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा। मैं आ रहा हूँ उस सवाल पे मैं आ रहा हूँ। तो वो भी उनका कुछ टाइम लिया है। तो उसी समय मतलब श्रीमती स्वर्गीय निरुपमा हकजर जी का जो घर संभालना बहुत ही एक टफ एक समय था उस समय। तो घर संभालने के अलावा भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल जो पार्ट था उनकी जिंदगी पे, तो आपकी माताश्री निरुपमा हकजर जी को पॉलिटिक्स में कितना कंट्रीब्यूशन था? पॉलिटिक्स में उनका इतना अवदान ऐसा नहीं था। जब 1968 में थोड़ा सा वहाँ का पॉलिटिकल राजनीति का माहौल कुछ एक शिफ्ट आ गया था वहाँ पे, कुछ कारण से, जैसा स्वर्गीय SR थाउसेंड थोड़ा सा अलग हो गया था तब। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस लड़ने के लिए कुछ कैंडिडेट का वो, इसमें स्वर्गीय निरुपमा जी भी वो भी जुड़ गए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम उनका, स्वर्गीय निरुपमा जी का इतना पॉलिटिकली, जैसा कि मैंने कहा है, पॉलिटिकल में होते हुए भी फिर भी घर का तो देखना है, बिल्कुल फैमिली का तो देखना है। मैं तो कॉलेज पढ़ रहा था, माय नेक्स्ट सिस्टर शी वाज आल्सो इन द कॉलेज, लेकिन बाकी जो था सब स्कूल में ही पढ़ रहा था। बाकी जो 4 हैं और 2 भाई है और भी 2 बहन हैं, सब छोटा छोटा स्कूल में पढ़ा था। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया है स्वर्गीय निरुपमा जी कि पॉलिटिक्स और फैमिली भी एक साथ मिलके, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, वो फैमिली का वो उनका शुड गेट द प्रेसिडेंस, फैमिली का हर प्राइमरी ड्यूटी सोच के वो पॉलिटिक्स छोड़। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो असम साहित्य सभा, जो असम में सबसे बड़ा एक साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशन हम कह सके, जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड में आता है बोडो साहित्य सभा, यानी कि असम साहित्य सभा की नेक्स्ट पे होता है बोडो साहित्य सभा। तो ऐसा एक बोडो साहित्य सभा जो आज उनकी भाषा जो है 8 शेड्यूल तक पहुंच गए हैं। आज अलग अलग जगहों पे पढ़ाया जाता है बोडो भाषा को, और यूनिवर्सिटीज कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ है। इवन जापान तक भी बोडो भाषा को सिखाया जाता है आज के दिन पर। तो ऐसा बोडो साहित्य सभा का कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है, स्वर्गीय श्री JB हकजर जी, यानी कि जयभद्र हकजर जी बोडो साहित्य सभा का पहला प्रेसिडेंट था। तो उनके जो प्रेसिडेंटशिप का जो कुर्सी को लेकर, जो आज डिमा हसाओ से लेकर बोडो जनजातियों का पास जो उनके पूरे समाज को फ्रंट पे आके जो लीड करना, तो ये सब कंट्रीब्यूशन कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ सर? का आरंभ कैसा हुआ मुझे मालूम नहीं। इतना तो है कि बोडो साहित्य सभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट NC हिल्स से स्वर्गीय जयभद्र हकजर था, और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वो भी NC हिल्स से स्वर्गीय सोनाराम थाउसेंड था। ये दोनों मिलके 1958 ना 57 तक दोनों ये संभालते रहा। 8 टर्म्स हाँ प्रेसिडेंट था, और स्वर्गीय सोनाराम थाउसेंड भी एक साथ ही था। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ बोडो नहीं, तब भाषा लैंग्वेज के लिए भी साहित्य सभा ऐसा नहीं, आजकल तो लाइरेडिम मेल भी कहता है,
उसी नामकरण से नहीं जाना जाता है, लेकिन भाषा के लिए थोड़ा थोड़ा SR थाउसेन और लेट जयभद्र हाजिर और लेट सोनाराम थाउसेन का बहुत चेष्टा था धीमा हसाओं में। तो वहाँ भी मीटिंग हुआ करता था, कैसा पढ़ाया जाए, कैसा करा जाए। और इसी दौरान लेट SR थाउसेन ने एक प्राइमरी स्कूल के लिए जो फर्स्ट जो किताब जो लिखा था वो स्वर्गीय SR थाउसेन ने ही लिखा, डिमासा भाषा में। तो दोनों तरफ कोशिश किया, काम किया, और उसी के लिए अभी भी स्वर्गीय जयभद्र हाजिर और स्वर्गीय SR थाउसेन का बोडो समाज में काफी अभी भी है, चर्चा है, नाम है, कहीं कहीं स्कूल, कहीं जगह में है, इनका स्मरण के लिए अभी भी है कहीं कहीं जगह। ठीक है सर। तो JB हागजेर जी, स्वर्गीय श्री JB हागजेर जी सिर्फ हमारे स्टेट लेवल का ही लीडर नहीं थे, वो डिमासा समाज से और डिमा हसाओ जैसे एक छोटे सा डिस्ट्रिक्ट से जो है पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे भारत पे जो है पॉलिटिकली जो अपने स्टैंड को लेकर पहुंचे, पॉलिटिकली जो स्टैंड हुए थे, तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट MP थे जो डिमा हसाओ से चुने गए थे जी। तो उनके पार्लियामेंट पे जो है, उनके जो वक्त गुजरे वो कैसा था? आपको क्या कुछ याद है वो सब पल? थोड़ा थोड़ा तो याद तो जरूर है। इतना तो याद है कि हमारा स्कूल जब फाइनल एग्जाम्स खत्म होता था तो दिसंबर जनवरी ऐसा 1-1.5 महीने का छुट्टी जब होता है तो हमें दिल्ली ले जाया था। तो 2 बार हम दिल्ली गए। तो हाँ, दिल्ली का कुछ यादगार है, कुछ मेमोरीज है। दिल्ली में हम जहाँ जो MP क्वार्टर जहाँ रहा करता था, तो सुबह जब सेशन होता है तो सुबह एक बस आया करता, तो सब MP उस बस में चले जाते, पार्लियामेंट में जाते। वहाँ क्या बोलता नहीं बोलता उतना तो मुझे मालूम याद नहीं है, लेकिन फिर शाम को वापस आ जाता है उसी बस से। तो हम देखते हैं, उस तरह की याद है थोड़ा बहुत। बिल्कुल सर, जैसे कि दिल्ली में काफी बार मैं भी जा चुका हूँ, और जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट को, तो वहाँ पे पर्सनली मैं जब गया था पार्लियामेंट पे, तो वहाँ पे जाने के बाद फील अलग सा आता था। वहाँ पे जो मैं एक भारत मुक्त जब हुआ था अंग्रेजों से, उसके बाद जो पहला हमारे जो डेमोक्रेसी देश बना था, ये डेमोक्रेसी देश का मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट को, वहाँ जाने से एक अलग सा फील होता है सर। बहुत सारा शायद आपका भी मेमोरीज होगा जो पार्लियामेंट पे किस तरह से वहाँ पे आपका पिताजी के साथ आपका भी दिन गुजरे थे, कैसा वो अनुभव था सर आपका? पार्लियामेंट का अंदर तो मैं गया नहीं हूँ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। तो हाँ, मेरी फॉन्ड मेमोरीज है। एक है 26 जनवरी का, तो 26 और 29 जनवरी का। 26 जनवरी में तो परेड है, परेड हम देखा करते थे। फिर 29 जनवरी का बीटिंग ऑफ द रिट्रीट, वहाँ स्वर्गीय जयभद्र हाजिर हमें राष्ट्रपति भवन के आसपास जो पार्लियामेंट बिल्डिंग पे वहाँ से दिखाई भी देता है, वहाँ बीटिंग ऑफ द रिट्रीट हम देखते थे। उस तरह के दृश्य था, अभी भी मेरे मन में अभी भी बहुत ताज़ा है, फ्रेश है, अभी भी अच्छी तरह से याद है। तो MP होने के नाते वही मेरे याद में है। बाकी जो उस समय का जो लीडर, उस समय का जो हमारे पूरे भारत देश के लीडर जो
स्वर्गीय महान जो व्यक्ति, हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी के साथ हमारे स्वर्गीय जेबी हकजर जी का संपर्क कैसा था, कैसा उनका जो दोस्ती कैसा था? पर्सनल लेवल से क्या मित्रता था नहीं था वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो बाकी पार्लियामेंट में कैसा उनका जो किसका साथ किसका क्या संबंध था वो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। उस समय का जेबी हकजर जी का कोई खास दोस्त जो पार्लियामेंट में उस समय का मेंबर, मुझे याद है। ऐसा याद नहीं है। ठीक है बिल्कुल। तो पार्लियामेंट पे होने की बाद जब डिमासा समाज को उस समय हमारे जानकारी हिसाब से जो डिमासा जनजाति जो है आज के दिन पे जो हम जो है एनसी हिल्स या डिमा हसाओ पे आज है, हम तो हिल एरिया पे जितने भी है वो है एसटी हिल्स। तो इससे पहले ओबीसी हुआ करते थे, तो फिर ओबीसी से एसटी बनने में जोईपुत्र हकजर जी का क्या कंट्रीब्यूशन था सर? ये तो जब एमपी था जरूर अवदान, बहुत ही अवदान था उनका। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इतना तो याद नहीं है इसमें, लेकिन जब ये शेड्यूल्ड जब बना है तब एक बात मुझे यहाँ मेंशन करना होगा, एक दोहराना होगा। जब लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले सब कमेटी में था, लेट जयभद्र हकजर वो मेंबर नहीं था, वहाँ सदस्य नहीं था, लेकिन स्पेशल इनवाइटी के तौर पे उन्हें बुलाया जाता है रिगार्डिंग द डिमासास। तो वहीं से जो इनपुट्स दिया है स्वर्गीय जयभद्र हकजर, उसी से वो डिमासा लोग का जो स्टेटस जो है वहीं से शुरू हुआ। तो काफी जो कंट्रीब्यूशन है जो आज भी लोगों को शायद पता नहीं है इन सब सिलसिले पे, क्योंकि आजकल जो पुराने जो लीडर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को, स्पेशली यंग जनरेशन को जो है बिल्कुल पता नहीं और याद नहीं है। शायद उन लोगों को इसका लिए ही शायद इस तरह का आज का जो पुराना हिस्ट्री के बारे में काफ़ी लोगों का जो टच जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन आज कुछ ऐसा जो पल जो पॉलिटिकली कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग मेमोरीज जो आपको अभी भी याद है आपके पिताजी को लेकर, जो ऐसा एक पॉलिटिकल डिसीजन, जो मेजर एक डिसीजन लिया अपने पॉलिटिकल करियर पे, जो आज भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, ऐसा कुछ मेमोरीज? देखिए, मैं जब कॉलेज में था तो पॉलिटिकल जो मीटिंग जो घर में भी होता था, कहीं और जगह पे होता था। जब घर में होता है तो मुझे कभी कभी सुनने का मौका मिलता है, अगर जब मैं होता तो घर में, अगर नहीं है तो मैं भी इतना नहीं किया है, गौर नहीं किया है। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब मेघालय बना 1971 में, तो एक ऑप्शन दिया गया था यूनाइटेड मिकीर एंड एनसीज कि आप लोग का निर्णय क्या है, मेघालय में ज्वाइन करना है या असम में रहना है। असम में रहना तो ये सुविधा मिलेगा, मेघालय में जाएगा तो मालूम पता नहीं क्या। तो इस बारे में अभी भी मुझे याद है कि हम शिलोंग में जहाँ रहा करता था क्वार्टर, मिनिस्ट्रियल क्वार्टर में, तब स्वर्गीय छत्र सिंह तेरंग, स्वर्गीय सैसई तेराम,
इन लोग आया था, तो वहाँ पे इन लोग बातचीत किया है कि क्या किया जाए। तो बहुत देर बातचीत करने के बाद मुझे अभी भी याद है कि छत्र सिंह, स्वर्गीय छत्र सिंह जी पूछा है तो यही फाइनल है ना? बोला हाँ यही फाइनल है। तो डिसीजन वाज टेकन, जो निर्णय जो लिया था वहाँ पे लिया था। बाकी कंसल्टेशंस तो क्या होगा जरूर, उस कंसल्टेशन तो क्या डिसीजन हुआ नहीं हुआ उसको तो इतना मालूम नहीं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन था वहाँ पे लिया गया था कि यही बताना है ना कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, दैट वाज अ डिसीजन, मुझे ये याद है। पार्लियामेंट को छोड़कर भी सर, जो स्टेट पॉलिटिक्स में जो स्वर्गीय श्री जेबी हकजर जी का कंट्रीब्यूशन किया था और उनका अचीवमेंट क्या था सर? पहला तो जैसा कि मैंने बताया है, विष्णुराम मेधी के टाइम में वो डिप्टी मिनिस्टर था पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट का। तो उसी टर्म का मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन काफ़ी टूर में रहता है, बाहर आना जाना था घर में, स्टेट में, ऑल ओवर द स्टेट। हाँ, लेकिन डिमा हसाओ तब का नॉर्थ कछार हिल्स का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी तो फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स था। बाद में 62 में, 58 में तो पराजय हुआ, स्वर्गीय हमदन मोहन हाफलंबार जी जीता है एमएलए, लेकिन 62 में फिर दोबारा स्वर्गीय जयभद्र हकजर फिर विजय किया, विजय हुआ। तो 62 से 66 तक वो एमएलए ही रहा, लेकिन जैसा कि मैंने एक बार बताया भी है, वो वाइस चेयरमैन रहा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। 66 में बिमला प्रसाद, स्वर्गीय बिमला प्रसाद चारिया ने उनको एज मिनिस्टर एजुकेशन उनको अपॉइंट किया है। स्वर्गीय बिमला प्रसाद चारिया के साथ उनका बहुत गहरा संबंध था। कोई भी ट्राइबल का अफेयर्स में लेट जयभद्र हकजर मंत्री न होते भी, न होने के बावजूद भी सब डिसीशंस, सब को बिमला प्रसाद चारिया जी उनसे सलाह, एडवाइस, कंसल्टेशन वो करता था। जो वो मुझे मालूम था, मुझे वो मालूमात मुझे मिला है कि ट्राइबल अफेयर्स में तब उनके साथ बिमला प्रसाद चारिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि तब के टाइम में वो सेपरेट स्टेट के लिए मेघालय, जो अभी का मेघालय है, वर्तमान मेघालय है, तब शुरू हो गया था। तो बिमला प्रसाद चारिया जी थोड़ा जो वो कैप्टन सम्मा वहाँ थे, जो सब महान लीडर्स थे, निकोल्स रॉय, उनके साथ चालिया थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स माय फादर, लेट फादर। तब उनका तो जेबी हकजर, लेट जेबी हकजर तो बहुत प्रमुख एक भूमिका निभाने लगा है इन ट्राइबल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। आज अगर जेबी हकजर जी जिंदा रहते थे तो फिर उनके बाद जो हमारे एनसी हिल्स, डिमा हसाओ में जो प्रॉब्लम शुरू हुआ इंसर्जेंसी का, सो उस समय भी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम था, इतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स था। लेकिन धीरे धीरे जब डीएनएसएफ शुरू हुआ, डीएचटी शुरू हुआ, एनएससीएन शुरू हुआ, तो डिमा हसाओ का सिचुएशन जो था वो काफी अलग सा माहौल में बदल गया था। अगर उस समय स्वर्गीय श्री जेबी हकजर जी जिंदा रहते थे तो फिर इस तरह का सिचुएशन को कैसे वो हैंडल करते थे? उनका जो विचार, सोच वगैरह था, उस हिसाब से
कैसे वो टैकल करते थे सिचुएशन? देखिए नोनीसा जी, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये कैसा करता नहीं करता वो तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि तब उनका टाइम में, जब जीवित रहने का टाइम में इंसर्जेंसी तो नहीं था, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा सा वो नागालैंड का जो नागालैंड, तब नागालैंड हॉस्टिलिटी ऐसा कुछ, वो भी शुरुआत में था 57 से 58 से अराउंड 62 तक। जब नागालैंड स्टेट हो गया है उसके बाद तो कम गया है, तो इंसर्जेंसी तो वहाँ था ही नहीं चीज में। इंसर्जेंसी तो बहुत बाद में हुआ है, बहुत बाद में हुआ, तो तब कैसे हैंडल करता है वो तो मालूम नहीं। लेकिन हाँ, इस तरह का जो सोशल जो डिस्टर्बेंस, तो मेरा विश्वास है जो जो उनका जो कैरेक्टर, जो उनका इंक्लिनेशंस, जो पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशंस जो है, तो वो इस तरह की वो इतना वो सपोर्ट नहीं करता। इंसर्जेंसी तो अलग चीज है, वो तो क्यों हुआ नहीं हुआ कैसा हो जाता, वो तो जहाँ भी पूरा दुनिया में, पूरा मुल्क में, पूरा चारों चारों तरफ से वो तो अलग ही वो छाया हुआ था। अलग सिचुएशन, अलग माहौल, अलग परिस्थिति जो उस पर कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए, तब तो नहीं था। तो कैसे हैंडल करता वो तो बिल्कुल है। क्योंकि जब स्वर्गीय श्री जे बी हकजर जी राज्यसभा के मेंबर थे, तो उस समय एक क्वेश्चन पुट किया था कि जो वही इंसर्जेंसी इतना ह्यूज लेवल पर नहीं था, फिर भी वही बात को लेकर राज्यसभा पे भी ये क्वेश्चन को पुट अप किया था उस समय, कि वही विचार से हमें भी लगता है कि वो वायलेंस पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, वो गांधी जी के रास्ते पे नॉन वायलेंस पे ही ज़्यादा विश्वास रखते थे हमारे हिसाब से। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, वायलेंस में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और उनका जो सोच विचार जो है सिर्फ नॉर्थ कचारी हिल्स, तब का नॉर्थ कचारी हिल्स का समाज में तो बिल्कुल था फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन पूरा असम में ट्राइबल के लिए, ऑल ट्राइबल्स, सिर्फ बोरो ही नहीं, मिसिंग, तेंगाल, संगवाल और जो बाकी ट्राइबल्स के लिए उनका थोड़ा सा अंग्रेजी में कहें, अगर कहना है तो these matters also was included in his thoughts, सिर्फ एनसी हिल्स के लिए ही नहीं। तो स्वर्गीय श्री जे बी हकजर जी का उनका जो पॉलिटिकल फिलोसफी क्या था, उनका आइडियोलॉजी और उनका विजन क्या था? जैसा कि मैंने कहा, अभी मैंने कहा आपसे कि उनका जो है वो सिर्फ एनसीएल्स का लिए ही नहीं, वहाँ सीमित नहीं रखा था, सीमित नहीं था। There is no any limitation. वो पूरा ट्राइबलों के लिए, पूरा ट्राइबल जो समाज है ऑल ओवर द स्टेट, जहाँ भी है, कछार में, बोरो, अमिका बोरोलैंड, मिसिंग, मेरी, एक मुझे याद है एक एमएलए पेगू, तब के टाइम में काफी अच्छा संबंध था उनका, और विष्णु राभा, काफी अच्छा संबंध था उनके साथ। स्वर्गीय रूपनाथ ब्रह्म जी, वो भी मंत्री रहे, लेकिन आना जाना घर में, हालांकि रूपनाथ ब्रह्म जी तो वो मिनिस्ट्रियल क्वार्टर में वहीं रुका करता था, जब भी कोकराझार से आता है तो वो वहीं पे रुकता है,
3-4 दिन ठहर जाते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करता था। तो उसी से एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि स्वर्गीय जयभद्र हागजेर उन पर बाकी जो ट्राइबल समाज था बहुत विश्वास रखता था, और उस तरह, और वो भूमिका जहाँ तक संभव हो उनका उन्होंने निभाना कोशिश भी किया है। तो काफ़ी अवदान है उनका ट्राइबल का लिफ्ट डेवलपमेंट के लिए, वो उनका मेन विजन था। ठीक है, जब 1963 को दीमापुर को फिर से जब नागालैंड के ऊपर लीज में दे दिया, उस समय जयभद्र हागजेर जी का, स्वर्गीय श्री जयभद्र हागजेर जी का क्या रिएक्शन था उस समय? वो तो जो भी था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो अभी बाद में मुझे मालूम चला कि थोड़ा अपोज किया था। वो तो सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरे आसाम का सबसे ही ऑल्सो वाज, वो भी शामिल था कि भाई दीमापुर को तो अच्छा, दीमापुर को नहीं देना चाहिए। लेकिन तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या विचार था कि दीमापुर को दे दें नागालैंड, वो तो क्या लॉजिक, क्या समझ के, क्या विचार में, वो क्या बेसिस में दिया गया है वो तो मुझे मालूम नहीं। इतना तो मालूम है कि तब पूरा आसाम से भी थोड़ा प्रोटेस्ट अपोज किया। ठीक है, ये दीमापुर को हम इसलिए आज की इस सवाल हमने खड़ा किया है। दीमापुर जो है वो नागालैंड का पार्ट में आज का दिन भी गिना जाता है, लेकिन वो एक टेम्पोररी उन लोगों को लीज पे दिया गया था, जो है आने वाले 2026 को ये लीज जो खत्म होने जा रहा है। क्या ये लीज खत्म होने के बाद दीमापुर को वापस असम के अंदर फिर से ला पाएगा कि नहीं? ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है, क्योंकि दीमापुर एक ऐसा एक जगह है और जगह पहले था जो सिर्फ ब्रिटिश का ही नहीं, ब्रिटिश से पहले जो दिमासा किंगडम का जो एक कैपिटल हुआ करता था एक समय का, जो हिस्ट्री, कछारी हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, असम का इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन सोचिए, जहां पे असम का इतिहास जुड़ा हुआ है कि अपने अंक को, वो ऐतिहासिक अंक को क्या नागालैंड से वापस असम की सरकार जो है क्या वापस ला पाएगा कि नहीं? ये आज के दिन पे बहुत ही बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है। तो मिस्टर हागजेर जी, आपसे लास्ट आखिरी सवाल पूछना है कि आपकी पिताजी का जो चुने हुए रास्ते, जो उनके पॉलिटिकल करियर, उनके सोशल लाइफ, जो कुछ भी उन्होंने जो अपने जिंदगी को पूरे सोशल लाइफ की ऊपर इस जिंदगी को पूरा दे दिया है, पॉलिटिकल करियर के ऊपर पूरे अपने जिंदगी को पूरे दान कर दिया है, कि आपने उनके चुने हुए रास्ते पर आपको क्या आप आते हुए कायम हुआ कि नहीं? देखिए निशा जी, स्वर्गीय जयभद्र हागजेर 45 से वो सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ में था। 1945-46 से के बाद से लेके मृत्यु तक 1973 तक। तो इसमें 28 years to 28 हो गए। मैं तो पॉलिटिकल लाइफ में अभी सिर्फ 4.5 साल ही हुआ है। तो मैं एज अ पॉलिटिशियन कहाँ तक, कितना कामयाबी मैंने उपलब्ध किया, हासिल किया है, वो तो इस इतना शॉर्ट स्पेन में तो अभी बोलना मुश्किल है। कोई इसमें असेसमेंट उसमें तो नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में जो आपने जो कहा है,
मैं भी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मैं भी वही सोच विचार में, सामाजिक और जो रियल टाइम डेवलपमेंट, एक तो सामाजिक है, लेट जयभद्र हागियर का मैंने वो मेंशन करना चाहिए कि उनका जो कोई सामाजिक जो दृष्टिकोण था पॉलिटिक्स में आने से पहले, एक तो है कि अपना निजा, आपने सुना भी होगा कि बहुजन बस्ती में उन्होंने वहाँ डक फार्म, व्हीलिंग सेंटर, इस तरह की चीज़ें जो सेल्फ हेल्प जो सिस्टम जो है तब से शुरू किया है, उन्होंने शुरू किया है फर्स्ट। और बाद में डिप्टी मिनिस्टर होने के बाद जो भैंसा जो पालता है दिमासा लोग, जो बफेलोज, वो स्टॉल रियरिंग नहीं है, लूज रियरिंग है, जंगल में अपना आना जाना करता है। तो यही वजह से खेत और परमानेंट कल्टीवेशन का या कैश क्रॉप कल्टीवेशन का बहुत नुकसान पहुंचाता था। उसमें डेवलपमेंट या तरक्की का वो कुछ बाधाएं सृष्टि हो जाते थे। तो ये बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ बफेलो रियरिंग। तो उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर वो कोशिश भी किया है कि मैं इस तरह के बफेलो रियरिंग ऐसा मत करूँ। तो हाउ टू प्रिवेंट दैट, उसको कैसा, उसको उसमें पाबंदी कैसा लगाया जाए। तो एक तो है कि टैक्स करें, और दूसरा है, और एक है मैंने आपको बताना भूल गया, कहना भूल गया, मुझे कहना था सोशल लाइफ में कि सुअर पालने को और मुर्गी पालने को, दोनों जो हम बोलता है, वो पालने के लिए कुछ डिस्करेज किया था। अगर पालना है तो इट शुड बी इन कैप्टिव रियरिंग, मतलब कंट्रोल्ड रियरिंग, खुला ऐसा। वो सिर्फ भैंसा के लिए नहीं, मुर्गी, सुअर और कोई भी डोमेस्टिकेटेड जैसा कि बकरा, बकरी, सब में कैप्टिव रियरिंग या कंट्रोल्ड रियरिंग करना चाहिए। तो इसमें राजनीति के तौर पे थोड़ा सा वो नेगेटिव विचार आ गया है, और नतीजा ये हुआ कि 57 में वो पराजय हो गया मेले में। ये द मेन प्लेटफॉर्म ऑफ द अदर ग्रुप, यूनियन पार्टी इसी था कि एनिमल रियरिंग का में जेबी हागियर का मौका मिल गया। तो this was one of the reasons of his defeat in 57 elections। जो भी हो, लेकिन अभी जब हम रेट्रोस्पेक्टिवली हम अभी उसी जमाने का टाइम अगर सोचे तो अभी भी ये वैलिड है। इट वॉज अ वेरी गुड थिंकिंग ऑन हिज पार्ट, जो कैप्टिव रेयरिंग, कंट्रोल रेयरिंग करने से कितना फायदा होता है। आजकल थोड़ा बहुत जो मालिक है बफेलो का अभी थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखने लगा, अपना एनिमल्स को थोड़ा नज़र रखने लगा। इसीलिए आजकल आप ख्याल किया होगा कि हमारा जो खेती, सिर्फ खेती ही नहीं, कैश क्रॉप्स, अदर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया है। एक तरफ से कहूँ तो लोग जो है रेस्पॉन्सिबल हो गया पहले से। हाँ, रेस्पॉन्सिबल, करेक्ट, आपने अच्छा मेंशन किया है। हाँ, थोड़ा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाने लगा कि भाई हम भैंसा को, सुअर, मुर्गी को इस तरह खुला छोड़ दिया तो कितना नुकसान पहुंचाता है। तो अभी थोड़ा
केयरफुल हो, कंट्रोल पे आ गया। कंट्रोल पे आ गया। इसलिए देखिए आजकल मार्केट में भी हमारे जो सोशल जो इकोनॉमिक डिमांड्स तो है ही, लेकिन प्रैक्टिस भी है। जो प्रैक्टिस के साथ में इकोनॉमिक डिमांड्स को जोड़ के मिल के थोड़ा बहुत इसका लाइवलीहुड एक्टिविटी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस। सो स्वर्गीय श्री जयभद्र हकजर जी का जो सपना था डिमासा समाज को लेकर और डिमा हसाओ, जो अभी का जो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को लेकर, क्या आपका क्या ख्याल है, क्या वो सपना को आप क्या पूरा कर पाएंगे? टाइम मुझे मिल जाएगा तो हाँ जरूर मैं कर पाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, टाइम का बात है। एक समाज को बदलना यूं ही नहीं बदल जाता है, बहुत चेष्टा, बहुत इसमें लोगों का साथ देना पड़ता है। लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल चेंजेस। अगर टाइम मिल जाए तो हाँ हो जाए। और साथ में जो राजनीतिक माहौल जो है वो भी ठीक होना है। चलिए आजकल तो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन में आ गया है, अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि भविष्य मालूम नहीं, भविष्य तो भविष्य ही बताएगा, टाइम ही बताएगा, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट को जो अभी का वर्तमान सिर्फ एनसीएल से नहीं चारों तरफ ये पूरे देश पे, हाँ पूरा देश में शुरू हो गया। ठीक है मिस्टर हकजर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके कीमती वक्त निकलकर जो एनडीएच की दर्शकों को लिए आपने दिया है, जो आपने हमारे डिमासा समाज के नहीं, डिमा हसाओ के ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक जाने माने जो लीडर, जो ग्रेट मैन कह सकते हैं हम, एक अभी भी जो लोग जो याद करते हैं, जो स्वर्गीय श्री जयभद्र हकजर जी का लाइफ हिस्ट्री आपको जितना तक याद है आपने लोगों को सामने आज बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो आपके जो खुद की जो हेल्थ का कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं होने के बावजूद भी आपने जो समय दिया उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आभारी है। और हम हमारे एनडीएच की तरफ से भी आपको लिए हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द अब रिकवरी हो जाए बहुत ही फिर से, ताकि डिमा हसाओ को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो आपको और भी शक्ति दे, और उसी तरह डिमा हसाओ को आगे बढ़ाते ले जाइए। हमारा भी ख्वाहिश रहेगा, हमारा दुआ रहेगा आपको। उसी के साथ साथ आज की इस स्पेशल प्रोग्राम से लेता हूँ मैं जैद निसा विदाई, और आगे इसी तरह और भी एपिसोड आपको देखने मिलेगा। उसके लिए आपको एनडीएच सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना पड़ेगा, ताकि इस तरह और भी एक्सक्लूसिव जो स्पेशल गेस्ट इनवाइट करके हम जो चीज़ आप लोगों को आज तक पता नहीं है वो सब कुछ आपको जानकारी देने में हम भी कामयाब रहेंगे। तो इसके साथ साथ लेता हूं मैं विदाई। धन्यवाद।